हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 200 एमसीक्यू सुपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 जो है वीडियो का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने कवर किए थे टोटल 100 क्वेश्चन, और इस वीडियो में भी 100 क्वेश्चन के साथ हमारा जो है फुल जो है आपका टर्म 1 का सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट किए गए हैं, वो सभी क्वेश्चन जो कि आपके इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, जिस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस वजह से वीडियो को आपको कंप्लीटली देखना है। पार्ट 1 अगर आपको ना मिले तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में से लिंक ले सकते हैं, वहाँ से आप जो है उसको देख सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 101 से। 1956 में पारित एक अधिनियम द्वारा किस भाषा को श्रीलंका की एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था? तो ये हमारी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, जिसमें जो है श्रीलंका में एक ऐसा अधिनियम पारित हुआ था जिसके बाद उन्होंने केवल और केवल एक भाषा को आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया था, और वो भाषा कौन सी थी? सिंहली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय श्रीलंका से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा जो है समुदाय श्रीलंका से संबंधित नहीं है? तो अगर आपने पॉलिटिकल का चैप्टर नंबर 1 पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि श्रीलंका में सिंहली समुदाय के लोग रहते थे, भारतीय तमिल रहते थे, श्रीलंकाई तमिल भी रहते थे, लेकिन पारसी का वहाँ पर कोई भी संबंध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में जिन लोगों के पूर्वज भारत से श्रीलंका में बागान मजदूर के रूप में आए थे, उन्हें क्या कहा जाता था? औपनिवेशिक काल में ही लोग जो है, जिन लोगों के पूर्वज भारत से श्रीलंका में बागान मजदूर के रूप में आए थे लेकिन वहीं पर सेटल हो गए, तो उन्हें क्या बोला जाता है? तो उन्हें बोला जाता है भारतीय तमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन क्षेत्रों के नाम बताइए जहां पर भारतीय तमिल केंद्रित है। मतलब श्रीलंका में कौन सा ऐसा एरिया है जहां पर भारतीय तमिल जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं? तो वो एरिया है उत्तरी और पूर्वी श्रीलंका का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका में पारित 1956 के अधिनियम का प्रावधान नहीं था? जब श्रीलंका में 1956 का अधिनियम पारित हुआ तो उसमें कौन कौन से स्टेटमेंट थे और कौन कौन से पॉइंट जो है प्रोविजंस नहीं थे, ये हमसे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो उसमें देखिए, इसमें ये प्रोविजन थी कि सिंहली को एकमात्र आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया था, बौद्ध धर्म को जो है संरक्षण दिया गया था, और सरकारी नौकरियों में भी सिंहली वर्ग को ही जो है अनुमोदित किया गया था। लेकिन उसमें क्या प्रावधान नहीं था? उसमें प्रांतों को स्वायत्तता नहीं दी गई थी। ठीक है ना, तो 105 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिंहली भाषी लोग किस धर्म को मानते थे? तो जितने भी सिंहली भाषी लोग थे वो मोस्टली जो है बौद्ध धर्म के थे। ठीक है ना, तो आपका 106 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, श्रीलंकाई जनसंख्या का कितना प्रतिशत तमिल भाषी है? जो श्रीलंका का कुल जनसंख्या है उसमें कितने प्रतिशत लोग तमिल बोलते हैं? तो वो बोलते हैं 18%। और जिस वजह से मतलब उन लोगों ने इनको माइनॉरिटी मानकर इनको साइड कर दिया था, और उन्होंने बहुसंख्यकवाद को फॉलो किया था। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह मान्यता कि अगर कोई समुदाय बहुसंख्यक है तो वह मनचाहे ढंग से देश पर शासन कर सकता है, और इसके लिए वह अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं और इच्छाओं की अवहेलना भी कर सकता है। तो ऐसी सोच को क्या बोला जाता है? ऐसी मान्यता को बोला जाता है बहुसंख्यकवाद, जो कि फॉलो किया था श्रीलंका ने, जिसकी वजह से वहां पर उसे जो है गृह युद्ध देखने को भी मिला। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश में बहुसंख्यकवाद के सिद्धांत के कारण गृह युद्ध हुआ? कौन सा ऐसा देश है जिसमें बहुसंख्यकवाद की नीति की वजह से या फिर उसके सिद्धांत की वजह से गृह युद्ध देखने को मिला? तो वो कंट्री कौन सी है? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रीलंकाई तमिलों ने पार्टियां और संघर्ष क्यों शुरू किया? अब जब 1956 का प्रोविज़न आता है, तमिल लोगों को बिल्कुल इग्नोर किया गया, सिंहली भाषा को जो है एकमात्र आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता मिल गई, तो अब जो है जो श्रीलंका में तमिल बोलने वाले लोग थे उन लोगों ने पार्टियां बनाना शुरू किया और प्रोटेस्ट करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया। तो उसके पीछे का क्या रीज़न था? ठीक है ना, तो शुरू किया था किस लिए? तमिल को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता देने के लिए ही उन्होंने जो है पार्टियां और संघर्ष शुरू किया था। तो 110 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंकाई तमिलों की प्रारंभिक मांगों में से एक नहीं थी? जब श्रीलंकाई तमिल प्रारंभिक उनके मांग अलग थे, लेकिन बाय द टाइम उनकी मांग बढ़ती चली गई। ठीक है ना, शुरू में उनकी जो मांग थी वो ये थी कि आधिकारिक भाषा के रूप में तमिल को भी मान्यता दी जानी चाहिए, क्षेत्रीय स्वायत्तता मिलनी चाहिए, और नौकरी और शिक्षा में भी हमें अवसर की समानता मिलनी चाहिए। लेकिन शुरू में उन्होंने एक स्वतंत्र तमिल इलम राज्य का निर्माण नहीं किया गया था, मतलब उन्होंने ये डिमांड नहीं रखी थी, लेकिन बाय द टाइम उन्होंने ये डिमांड भी रख दी थी। ठीक है ना, लेकिन आपसे हमसे पूछा प्रारंभिक मांगों में से कौन सा एक नहीं था, तो आपका प्रारंभिक मांग ये नहीं था। नेक्स्ट है, श्रीलंका का गृह युद्ध कब समाप्त हुआ? श्रीलंका का जो गृह युद्ध है, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि आपका ये बहुत लेट 2009 में खत्म हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम में आमतौर पर कौन सी दो भाषाएं बोली जाती है। अब आपका जो सत्ता का बंटवारा है ना, उसमें से एक तो श्रीलंका की स्टोरी है, दूसरी बेल्जियम की स्टोरी है, ठीक है ना। तो बेल्जियम में किस तरीके से उन्होंने मैनेजमेंट किया और श्रीलंका में क्या प्रॉब्लम देखने को मिली, इसको लेकर ही उन्होंने कंपैरिजन किया और बताया कि सत्ता का बंटवारा करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेल्जियम जो है, बेल्जियम में आमतौर पर कौन सी दो भाषाएं बोली जाती थी, ठीक है ना। तो वहाँ पर बोली जाती थी डच और फ्रेंच। यहाँ पर भी लैंग्वेज को लेकर थोड़ी से जो है प्रॉब्लम मतभेद देखने को मिलता है, लेकिन बाद में यहाँ की गवर्नमेंट उसे मैनेज कर लेती है। नेक्स्ट है, बेल्जियम के अधिकांश लोग कौन सी भाषा बोलते थे, मतलब बेल्जियम के ज़्यादातर लोग कौन सी भाषा बोलते थे, कौन से भाषा के लोग जो है मेजॉरिटी में थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो वहाँ पर जो है डच बोलने वाले मेजॉरिटी में थे। नेक्स्ट है, बेल्जियम में कौन सा समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली था। बेल्जियम में कौन सा जो है समुदाय समृद्ध, मतलब कि वैसे हम जनसंख्या में देखें तो डच बहुत जनसंख्या में ज़्यादा थे, लेकिन अगर हम बात करें कि अमीर के रूप में या फिर पावरफुल के रूप में, तो वो सबसे ज़्यादा कौन बोलने वाले थे, फ्रेंच बोलने वाले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रसल्स शहर में, बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में जो है कौन सी सिचुएशन थी। वैसे पूरे देश में सबसे ज़्यादा डच बोलने वाले थे और जबकि फ्रेंच बोलने वाले कम थे, लेकिन जो वहाँ की कैपिटल सिटी थी वहाँ पर फ्रेंच बोलने वाले तो 80%, जबकि डच बोलने वाले 20% थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम ने अपनी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान कैसे किया। बेल्जियम ने अपनी समस्या का सफलतापूर्वक समाधान करने के लिए सबसे पहली बात तो उसने बहुसंख्यकवाद की नीति को खारिज किया, उसने शक्ति साझाकरण तंत्र का विकास किया और सभी समुदाय के हितों का सम्मान किया। तो उपरोक्त सभी पॉइंट उसने फॉलो किए, ठीक है। नेक्स्ट है, 1970 और 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया। तो 1970 से लेकर अगर 1993 के बीच में देखें तो बेल्जियम ने टोटल 4 बार अपने संविधान में संशोधन किया, ठीक है। और संविधान में संशोधन करना कोई बड़ी बात है नहीं, हमारे संविधान में देखिए कितने संशोधन हो चुके हैं, 100+ संशोधन हो चुके हैं। तो 118 का आपका डी ऑप्शन हो गया। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव कौन करता है। तो बेल्जियम में जो है ना, अब उन्होंने अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग सरकार का भी मतलब गठन कर दिया है। तो जब बेल्जियम में सामुदायिक सरकार का चुनाव होता है तो केवल उसमें एक भाषा समुदाय के लोग ही हिस्सा लेते हैं। तो 119 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, सत्ता का बंटवारा वांछनीय है क्योंकि यह किस चीज़ में मदद करता है, ठीक है ना। सत्ता का बंटवारा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये लोगों के बीच संघर्ष की भावनाओं को कम करने में मदद करता है, मतलब लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट नहीं अराइज हो, जिस वजह से सत्ता का बंटवारा करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा ऐसा कथन है जो कि गठबंधन सरकार के बारे में सही है। तो गठबंधन सरकार जब बनती है, किस केस में बनती है, जब कोई एक राजनीतिक पार्टी जो है सत्ता में मतलब कि सत्ता बनाने के लिए बहुमत में आनी चाहिए, लेकिन वो बहुमत नहीं ला पाती है, तो 2 या 2 से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियां मिलकर क्या करती हैं, सरकार का निर्माण करती हैं और तभी बोला जाता है गठबंधन सरकार। तो जो सत्ता है वो 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दलों द्वारा साझा की जाती है, वो गठबंधन सरकार के अंदर। तो 121 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, सत्ता विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच साझा की जाती है, जो क्या दर्शाता है। जब सत्ता अलग विभिन्न मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा अगर राजनीतिक दल के बीच में साझा की जाती है तो उसमें क्या सामने निकल कर आती है, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी का अलग विचारधारा होता है, अलग उनका सामाजिक समूह होता है, तो ये हमें उसमें देखने को मिलता है। और ज़्यादातर देखा जाता है कि गठबंधन की सरकार ज़्यादा सालों तक नहीं चल पाती हैं। तो 122 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सत्ता के क्षैतिज बंटवारे का एक उदाहरण है, ठीक है ना। कौन सा मतलब सत्ता का 2 तरीके से बंटवारा किया जाता है, एक तो क्षैतिज तरीके से और दूसरा लंबवत तरीके से। क्षैतिज बंटवारा का मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का क्या मतलब है, ठीक है ना। तो वो क्या है, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच जब सत्ता का बंटवारा किया जाता है तो उसी को क्षैतिज बंटवारा कहते हैं। जैसे कि आपका एग्जीक्यूटिव हो गया और इसके अलावा लेजिस्लेटिव हो गया और जुडिशरी हो गया, मतलब न्यायपालिका, विधायिका, इन सबको जो है अलग अलग हमने हमारे संविधान ने जो है दे रखा है कि आपके पास ये पावर है, आपके पास ये पावर है। तो जब इस तरीके से सत्ता का बंटवारा होता है तो उसको क्षैतिज बंटवारा बोला जाता है। नेक्स्ट है, सत्ता के बंटवारे की निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली चेक और बैलेंस प्रणाली भी कहती है। सत्ता के बंटवारे का मतलब कौन सी विधि है, कौन सी प्रणाली को चेक और बैलेंस भी कहलाती है। तो वो भी आपका हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर ही है, शक्तियों का क्षैतिज वितरण या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार के उच्च और निम्न स्तरों के बीच शक्तियों के विभाजन को क्या कहा जाता है। जब सत्ता का बंटवारा कैसे किया जाए कि हाई लेवल और लो लेवल के बीच में जब शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अलग शक्तियां मिल गई, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग शक्तियां मिल गई, तो इस टाइप के जो शक्तियों के विभाजन को बोला जाता है वर्टिकल
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, और हिंदी में लंबवत विभाजन बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकार का तीसरा स्तर है? हमारे भारत में पहले तो दो स्तर की सरकार थी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लेकिन बाद में जो है एक भारत में तीसरे स्तर की सरकार का भी निर्माण होता है, दैट इज पंचायती राज सरकार। ठीक है, 126 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था कब संवैधानिक इकाई बन गई? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक इकाई के रूप में जो है स्वीकार किया गया 1992 में, जिसके लिए संविधान में संशोधन हुआ पर्टिकुलर। निम्नलिखित में से कौन सत्ता के बंटवारे का वैध कारण नहीं है? सत्ता के बंटवारे के मतलब सत्ता का हम बंटवारा कर रहे हैं, उसके पीछे का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? मतलब 3 ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम सत्ता का बंटवारा करते हैं। सबसे बड़ी बात, कोई भी अगर देश लोकतंत्र है तो वहाँ पर सत्ता का बंटवारा जरूर होना चाहिए। लोगों के बीच में तनाव कम हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, जिस वजह से भी सत्ता का बंटवारा किया जाता है। राजनीतिक स्थिरता के लिए सत्ता का बंटवारा किया जाता है, लेकिन कभी भी बहुसंख्यकवाद की नीति को फॉलो करने के लिए सत्ता का बंटवारा नहीं किया जा सकता। और हमसे यही पूछा हुआ था, इस वजह से आपका 128 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस देश के पास शक्तियों का संघीय विभाजन है? कौन सा ऐसा देश है जहां पर शक्तियों का संघीय विभाजन है? शक्तियों का संघीय विभाजन का मतलब होता है जहां पर कम से कम दो या दो से अधिक स्तर की जहां पे सरकार होती है, वहां पर बोला जाता है कि शक्तियों का संघीय विभाजन हुआ पड़ा है। और ये हमारा जो है भारत के अंदर भी है और साथ ही साथ बेल्जियम के अंदर भी है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट है, सत्ता के बंटवारे का कौन सा विवेकपूर्ण कारण इस पर अधिक जोर देता है? ठीक है ना, जब सत्ता के बंटवारे का जो विवेकपूर्ण कारण है, जो इस पर बहुत ज़्यादा जोर देता है, ठीक है ना, तो उसको लेकर हम सारे पॉइंट्स को देखते हैं। ये क्या करता है? विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच संघर्ष की संभावना को कम करता है, अल्पसंख्यक को भी उचित मौका मिलता है, और राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता लाता है। तीनों पॉइंट सही है, इस वजह से आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस सरकार के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं? किस टाइप की जो सरकार होती है वहां पर कम से कम 2 होते हैं, नहीं तो 2 से अधिक स्तर की भी सरकारें हो सकती हैं। तो उस टाइप की सरकार को क्या बोला जाता है? संघीय सरकार। 131 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? संघवाद की जो है कौन सी विशेषता नहीं है? तो संघवाद की पहली विशेषता तो यही है, वहां पर 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार होगी। उसके अलावा विभिन्न स्तर की सरकार जो है एक ही नागरिक पर शासन करते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। न्यायालयों को संविधान की व्याख्या करने की शक्ति जो है न्यायालयों को दी जाती है अगर जो आपका संघवाद देश है, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती, वो दोनों अपना अलग अलग काम करते हैं। ठीक है ना, तो 132 का डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि हमसे नहीं वाला पॉइंट पूछा था। नेक्स्ट है, सत्ता के बंटवारे के किस रूप को आमतौर पर संघवाद के रूप में जाना जाता है? जो मतलब संघवाद के रूप में, वैसे तो आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो ही गया होगा कि सत्ता का जब लंबवत विभाजन होता है ना, जिसमें हम अलग अलग स्तर पर शक्तियों का बंटवारा करते हैं, तो सत्ता के लंबवत विभाजन को ही संघवाद के नाम से जाना जाता है। तो 133 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, जब केंद्र और राज्य सरकारों से सत्ता छीन ली जाती है और स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है ना, तो उसको क्या बोला जाता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण करना। ओके, तो 134 का आपका डी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया था? हमारे देश में विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम उठाया गया था 1992 में, उसी टाइम पे पंचायती राज व्यवस्था और जो शहर में भी नगर पालिका जो सिस्टम है, इन सब की शुरुआत जो है इसी टाइम पे देखने को मिली थी। तो आपका 135 का बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी संघीय संस्था संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन की देखरेख करता है? मतलब कौन सी ऐसी हमारी संघीय संस्था होती है जितने भी संवैधानिक प्रावधान होता है उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम, उसको देखरेख करने का काम हमारे जो है संविधान में या फिर जो है कोई भी संघवाद देश में किसको मिलता है? तो वो मिलता है हमेशा किसको? जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे राज्य स्तर पर राज्य का मुखिया कहा जाता है? राज्य स्तर पर राज्य का मुखिया जो है मुख्यमंत्री को बोला जाता है। तो 137 का ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किन विषयों पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं? अब हमारे देश में सत्ता के बंटवारे के लिए जो है विषय अलग अलग एलोकेट कर दिए गए हैं, जो है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। संघ सूची जिस पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी, राज्य सूची जिस पर राज्य सरकार कानून बनाएगी, लेकिन संवर्ती सूची प्रकार की सूची है जिस पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। ठीक है, तो 138 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। निम्नलिखित में से कौन संघ सूची का विषय नहीं है? ठीक है ना, आपसे पूछा हुआ कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, तो संघ सूची का विषय जो है कानून व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय
भारत में राज्य सूची के अंतर्गत आता है। तो भारत में राज्य सूची के अंतर्गत जो आता है, अभी हमने लॉ एंड ऑर्डर को देखा था, राज्य सूची में आता है। तो ये पुलिस वाला जो मैटर है वो ये राज्य सूची के अंदर आता है। बाकी जो आप 3 ऑप्शन देख रहे हो संघ सूची का हिस्सा है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है कौन सा वाला मामला है, शादी का जो मामला है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, समवर्ती सूची में किसी विषय पर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच अगर टकराव हो जाए तो ऐसे में किसका कानून माना जाएगा। ठीक है, समवर्ती सूची पर कोई एक विषय है जिस पर केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, राज्य सरकार ने भी बना दिया, और दोनों में टकराव हो गया, तो ऐसे में जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वही प्रबल माना जाएगा। नेक्स्ट है, वे कौन से विषय हैं जो 3 विषय सूची में से किसी में भी नहीं आते हैं। ऐसे कौन से विषय हैं जिनको जब संविधान बना तो किसी भी सूची में नहीं डाला गया, तो वो सारे जो विषय हैं उनके लिए एक अलग सूची बनाई गई और उसको बोला जाता है अवशिष्ट विषय। ठीक है, तो 143 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय निम्नलिखित में से कौन सी सूची में आते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको तुरंत दे दिया, ये जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वाला मामला है ये अवशिष्ट सूची के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब संविधान बना था तो इस मैटर को के बारे में सोचा ही नहीं गया था, क्योंकि इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं थी, तो इसको बाद में किसमें अवशिष्ट सूची के अंदर डाल दिया गया। तो 144 का आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। भारत में किस स्तर की सरकार को अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति है। अब जितने भी अवशिष्ट विषय अब धीरे धीरे आ रहे हैं निकल के, तो उस पर कानून बनाने की शक्ति जो है सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को मिला है। ठीक है, 145 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। संविधान द्वारा हिंदी के अलावा कितनी अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता दी गई है। तो हमारे संविधान में टोटल 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना, 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता मिली, लेकिन इन्होंने क्या कहा, हिंदी के अलावा। तो हिंदी के अलावा कितनी लैंग्वेजेस हो गई, 21 प्लस में हिंदी। नेक्स्ट है, संविधान के अनुसार आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा का उपयोग कब बंद किया गया। हमारे संविधान जब बना था तो उस टाइम पे आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी भाषा को जो है मान्यता मिली थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस होने लगी, क्योंकि हमारे वैसे भी अलग इतने सारी भाषाएं बोली जाती हैं, तो 1965 को इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। तो 147 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप या राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को क्या बोला जाता है। ठीक है ना, तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो केंद्र शासित प्रदेश के हैं। ठीक है, तो 148 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेशों को चलाने में किस सरकार के पास विशेष अधिकार है। केंद्र शासित प्रदेशों को चलाने में जो है केंद्र सरकार के पास विशेष अधिकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। नगर निगम का जो है प्रमुख किसको माना जाता है। तो नगर निगम के प्रमुख होते हैं महापौर, जिसको इंग्लिश में मेयर बोलते हैं। ठीक है ना, मेयर बोला जाता है, और हिंदी में महापौर, या फिर कई बार आपको मेयर हिंदी शब्द भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पंचायत राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। ठीक है ना, तो पंचायत राज की जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसके अंदर ग्राम पंचायत है, प्रखंड समिति है, जिला परिषद है, लेकिन नगर पालिका नहीं है, क्योंकि ये जो है ना आपका शहरी वाले लोकल गवर्नमेंट के अंदर का हिस्सा है। पंचायती राज की व्यवस्था में कौन शामिल होते हैं। पंचायती राज व्यवस्था में गांव, गांव के ऊपर ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर जिला। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। स्थानीय स्वशासन में सभी पदों पर कम से कम 1/3 पद के लिए 1/3 पद किसके लिए आरक्षित है। तो जितने भी स्थानीय स्वशासन है, चाहे पंचायती राज हो, चाहे वो नगर निगम वाला मैटर हो, महिलाओं को उसमें 1/3 जो है सीटें आरक्षित की गई है। तो 153 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव कौन आयोजित करता है। तो पंचायत और नगर पालिकाओं का जो चुनाव है वो कौन आयोजित करता है, राज्य चुनाव आयोग। 154 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश साथ आकर संघ बनाने वाले देश का उदाहरण है। ठीक है ना, हिंदी में तो इसको यही बोला जाता है, इंग्लिश में बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इनमें से कौन सा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल है, तो वो है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश संघों को एक साथ रखने का अच्छा उदाहरण है। तो जो है संघों को एक साथ रखने को इंग्लिश में बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कहाँ पर है, हमारे इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेल्जियम सरकार का एकात्मक रूप 1993 में किससे स्थानांतरित हो गया। मतलब पहले वहाँ पर बेल्जियम सरकार में किस टाइप, मतलब जो भी एकात्मक रूप था, लेकिन 1993 में वो संघीय में परिवर्तित हो गया। ठीक है, 157 का जो आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक क्या है। तो भारतीय संविधान में स्पेशली ये बात लिखी हुई है कि भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है ना, तो 158 का आपका ए ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, संघीय व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है। संघीय जो व्यवस्था है
उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि क्षेत्रीय जो विविधता है, रीजनल जो डाइवर्सिटी है, उसको समायोजित करके रखना। तो 159 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। सरकार के संघीय रूप में संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है? तो सरकार जहाँ भी संघीय रूप में है, वहाँ पर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार जो है वो न्यायपालिका को, ज्युडिशरी को दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भूमिहीन मजदूर के विकासात्मक लक्ष्य में सर्वोच्च प्राथमिकता क्या होगी? अब यहाँ से जो है क्वेश्चन आपके इकोनॉमिक्स के स्टार्ट हो गए हैं। तो भूमिहीन मजदूर, हर किसी के लिए विकासात्मक लक्ष्य अलग होता है। बात करते हैं सिचुएशन के हिसाब से, हर इंसान का जो है विकास लक्ष्य अलग अलग होता है। भूमिहीन मजदूर है तो उसके लिए क्या विकासात्मक लक्ष्य होगा? काम के अधिक दिन और बेहतर मजदूरी। विभिन्न देशों को तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण घटक है? अगर अलग अलग देशों की तुलना करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण घटक किसको माना जाता है? तो सबसे महत्वपूर्ण जो घटक है वो होता है प्रति व्यक्ति आय। हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है ना, अगर हमें किसी देश की प्रति व्यक्ति आय को जानना है तो देश की कुल जनसंख्या से राष्ट्रीय आय को विभाजित कर दो, तो देश की जो है प्रति व्यक्ति आय निकल कर आ जाएगी। नेक्स्ट है, प्रति व्यक्ति आय को और किस रूप में जाना जाता है? प्रति व्यक्ति आय का दूसरा नाम जो है औसत आय है। ठीक है, तो 164 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, 12,056 अमेरिकी डॉलर या फिर उससे अधिक 2017 डाटा के अनुसार प्रति व्यक्ति आय वाले देश क्या कहलाते हैं? तो जिनकी इनकम 12,056 अमेरिकी डॉलर मतलब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से इससे या उससे अधिक निकले तो ऐसे देश कहलाते हैं अमीर देश। नेक्स्ट है, जिन देशों के प्रति व्यक्ति आय $955 या उससे कम है 2017 डाटा के अनुसार, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है कम आय वाले देश, और बीच में जो आ गए वो आप क्या कहा जाते हैं? विकासशील देश। निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देश की विशेषता नहीं है? ठीक है ना, तो विकासशील देश की पहले तो जानते हैं विशेषता क्या होती है। जितने विकासशील देश हैं वहाँ पर प्रमुख व्यवसाय के रूप में कृषि होती है। बड़े पैमाने पर गरीबी देखने को मिलती है, बड़े पैमाने पर निरक्षरता भी देखने को मिलती है। लेकिन विकासशील देश में कभी भी उच्च तकनीकी विकास नहीं होगा। अगर उच्च तकनीकी विकास होगा तो वो तो डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा ना। तो 167 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का क्या अर्थ है? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का अर्थ ये है कि जन्म के समय किसी व्यक्ति के जीवन की औसत अपेक्षित लंबाई, जो मतलब कि जो आजकल साइंस इतना डेवलप कर चुका है कि बच्चे के जन्म के साथ ही वो बता सकते हैं कि ये जो है ना औसत कितने साल तक जिएगा। ठीक है, तो उसी को जीवन प्रत्याशा बोला जाता है। 168 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो जारी करती है UNDP। 169 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मापदंड UNDP के अनुसार किसी देश के विकास को मापने का आधार है? UNDP जो है ना देश के विकास को मापने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। बेसिकली देश के विकास को मतलब कि देश को कंपेयर करने का काम जो है UNDP का भी है, वर्ल्ड बैंक का भी है, विश्व बैंक का भी है। लेकिन जब UNDP जब देखती है ना, देश को कंपेयर करती है, तो वो देखती है प्रति व्यक्ति आय को, लोगों के शिक्षा, वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्वास्थ्य स्थिति कैसी है। तो ये तीनों के तीनों सारी चीज़ें देखकर ही वो है जो किसी भी देश के विकास को मापती है। तो 170 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देशों को वर्गीकृत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा प्रयोग किए जाने वाले मापदंड क्या है? अब मैंने कहा ही कि दूसरा जो ऑर्गेनाइजेशन कौन है? विश्व बैंक है। वो भी क्या करती है? देशों को वर्गीकृत करने के लिए मापदंड का यूज़ करती है, लेकिन वो यूज़ करती है औसत आय को, यानी कि प्रति व्यक्ति आय को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानव विकास सूचकांक उच्चतम है? हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो देखने को मिलता है वो मिलता है केरला में। ठीक है ना, जहाँ पर कि लिटरेसी रेट बहुत तगड़ा है, स्वास्थ्य स्थिति भी वहाँ की बहुत अच्छी है। तो 172 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केरल में शिशु मृत्यु दर कम है क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास जो है बुनियादी स्वास्थ्य और शैक्षिक सुविधाएं हैं, जिसकी वजह से पूरे देश में अगर आप देख लो ना, सबसे कम शिशु मृत्यु दर वहीं पर है। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट वहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग वहाँ पर हैं। उसके अलावा लिंग अनुपात भी वहाँ मतलब वहाँ पर जो है पुरुषों से ज़्यादा महिलाएं हैं केरला में। ठीक है, तो इसी से आप समझ सकते हो कि केरला कितना ज़्यादा डेवलप है। तो 173 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अब देख, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो वो है कि हाँ वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के बारे में अगर हम बात करें ना, तो प्रति व्यक्ति आय में जो है पंजाब सबसे अव्वल नंबर पे है। 174 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? तो भारत में वो राज्य जहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम है वो राज्य बिहार है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का मानव विकास रैंक के मामले में भारत से बेहतर प्रदर्शन है? मतलब हमारे भारत का जो पड़ोसी देश है उसमें जब मानव विकास रैंक आता है तो भारत से जो बेहतर प्रदर्शन करता हुआ कौन दिखता है? श्रीलंका। बाकी तो नीचे है हमसे, खैर भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, लेकिन श्रीलंका जो है हमसे ऊपर रहता है हमेशा।
नेक्स्ट है अल्प बेरोजगार तब होता है जब लोग, अल्प बेरोजगार तब होता है जब इंसान जितना काम करने के सक्षम है उससे उसको कम काम मिल रहा होता है, ठीक है ना, तो उसी को बोला जाता है अल्प रोजगार। 177 का आपका सी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है, ठीक है ना, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है जिसको बार बार आप रीयूज नहीं कर सकते हो और उसको बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं, तो हमारा क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे कि पेट्रोलियम ये सब निकाला जाता है, ठीक है। तो 178 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है बीएमआई यानी कि बॉडी मास इंडेक्स, निम्नलिखित में से किसका पता लगाने की, मतलब ये क्या पता लगाने का काम करती है, तो ये जो है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का पता लगाती है। बीएमआई जो एक नॉर्मल रेंज होता है, अगर उससे बहुत ज़्यादा है तो भी गलत बात है, कम है तो भी गलत बात है, ठीक है ना। तो 179 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। एक व्यक्ति अधिक वजन वाला होता है जबकि उसका बॉडी मास इंडेक्स जो है कितने से अधिक हो जाए, तो जब 25 से अधिक हो जाए ना किसी भी इंसान का बीएमआई, तो समझ लो कि वो उसका जो ओवरवेट चल रहा है और उसको जो है अपने वेट पे कंट्रोल करना चाहिए। तो 180 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है, तो अर्थव्यवस्था को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से अगर बेसिकली हम बात करें कि उद्यमों का स्वामित्व, मतलब उद्यमों एंटरप्राइजेस के ओनरशिप को लेकर उद्यमों के स्वामित्व के रूप में जो अर्थव्यवस्था को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 181 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आर्थिक गतिविधि के आधार पर, ठीक है ना, आर्थिक गतिविधि की प्रकृति के आधार पर जब अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण किया गया तो उसमें जो है हमारी अर्थव्यवस्था को प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में विभाजित किया गया है, तो 182 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के माध्यम से किसी वस्तु का जब उत्पादन किया जाता है तो वो किस क्षेत्र की एक गतिविधि है। जब प्राकृतिक संसाधनों को दोहन करके जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसी को तो बोला जाता है कौन सा, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। 183 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की गतिविधियां द्वितीय क्षेत्र में शामिल होती है, तो द्वितीय क्षेत्र में जो शामिल होती हैं प्राकृतिक उत्पादों को वो मैन्युफैक्चरिंग के माध्यम से बदला जाता है, तो वही सारी जो गतिविधियां हैं वो सेकेंडरी सेक्टर यानी कि द्वितीय क्षेत्र में आती हैं, तो 184 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय क्षेत्र की एक गतिविधि है, द्वितीय क्षेत्र की एक गतिविधि है कौन सा, कपड़े का उत्पादन, कपास का उत्पादन आपने किया, खेत में किया, वो प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र के अंदर आएगा। कपड़े का जब आपने उस कपास को ले गए फैक्ट्री में, वहां पर कपड़े बना तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस हुई, वो द्वितीय क्षेत्र में। अब जब कपास का परिवहन किया जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा, तो तृतीय क्षेत्र के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर तो आपका ऑप्शन बी है। किस क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों के विकास में मदद करती है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों का विकास हो इसके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि द्वितीय क्षेत्र की गतिविधियां भी विकास में होनी चाहिए, ठीक है ना। 186 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र की गतिविधियों में कौन शामिल है, सेवा क्षेत्र में परिवहन है, संचार है और बैंकिंग है, ठीक है ना। मतलब एग्जाम्पल, मतलब हम ऑप्शन के हिसाब से जा रहे हैं, बाकी बहुत सारी गतिविधियां हैं, बाकी ऑप्शन के हिसाब से आप देखोगे तो ये आपको प्राइमरी सेक्टर का दिख रहा होगा, ये चीनी बनाना, गुड़ बनाना, ये सारा सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा, और ये आपका टेरिटरी सेक्टर यानी कि मतलब तृतीय क्षेत्र का ही दूसरा नाम सेवा क्षेत्र है। नेक्स्ट है सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का संबंध किस क्षेत्र से, तो सूचना और जो संचार प्रौद्योगिकी है ये भी आपका तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है। 188 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि तृतीय क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो तृतीय क्षेत्र के अंदर बैंकिंग भी है, टीचिंग जो शिक्षण वाला मामला है वो भी तृतीय क्षेत्र है, वो भी सेवा क्षेत्र है, कॉल सेंटर में काम करना वो भी तृतीय क्षेत्र में है, लेकिन मधुमक्खी पालन प्राथमिक क्षेत्र में, और हमसे यही पूछा था कौन शामिल नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मुद्रा मूल्य क्या कहलाता है, उसी को बोलते हैं जीडीपी यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। जीडीपी की गणना करते समय केवल अंतिम वस्तु के मूल्यों पर विचार करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि अंतिम वस्तुओं के मूल्य में मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य पहले ही शामिल होता है, जिस वजह से हम बार बार यूज नहीं कर सकते, जिस वजह से जीडीपी की जब हम गणना करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमेशा अंतिम वस्तु के मूल्य को ही लिया जाता है, तो 191 का आपका बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। नेक्स्ट है किस क्षेत्र में गतिविधियां लाभ के उद्देश्य से निर्देशित नहीं होती है, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है जहां पर लोग लाभ के लिए काम नहीं करते, तो वो कौन सा क्षेत्र होता है, पब्लिक सेक्टर यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र। निम्नलिखित में से क्या असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, असंगठित क्षेत्र जो है के अंतर्गत कौन आएगा, वाहन मरम्मत की दुकान, जहां पर लोग मतलब कि एक तो है
संगठित क्षेत्र, जहाँ पे लोगों के काम के घंटे फिक्स होते हैं, उनकी नौकरी फिक्स है, उन्हें कोई हटा नहीं सकता, उन्हें बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र, जिनको कोई भी प्रॉफिट नहीं मिलता, ना जॉब की सिक्योरिटी मिलती है, ना उनको काम फिक्स मिलता है कि हाँ आपका काम मिलेगा ही मिलेगा। तो इनमें से आप एक देख लो, अब कोई इंसान सरकारी विभाग में काम करेगा, सरकारी कंपनी मतलब सरकारी नौकरी हो गई उसकी, बहुराष्ट्रीय एमएनसीज भी काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को। लेकिन अगर हम बात करें गैराज की दुकान है, वहाँ पर जब मन करे उसको भगा देगा, जब मन करे उसकी सैलरी कम कर देगा, ठीक है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल है असंगठित क्षेत्र का। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र के कामगारों को नौकरी की सुरक्षा, वैतनिक अवकाश और चिकित्सा लाभ नहीं मिल रहा होता है। तो साफ साफ पता चल गया ये कौन सा क्षेत्र है, असंगठित क्षेत्र। नेक्स्ट है, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संरक्षण और समर्थन की आवश्यकता किन दो कारणों से होती है। हालांकि सरकार कोशिश करती है कि जो असंगठित क्षेत्र के भी जितने भी श्रमिक हैं उनको भी ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल पर अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। तो बेसिकली क्यों क्यों होना चाहिए, किन कारणों से, ताकि उनका भी आर्थिक और सामाजिक विकास हो। नेक्स्ट है, किस प्रकार की बेरोजगारी में आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में लगे होते हैं। तो इस टाइप की बेरोजगारी होती है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जहाँ पे काम करने की लोगों की ज़रूरत हो, दो लेकिन लगे हुए होते हैं चार। और बेसिकली ज़्यादातर ये गांव में खेती के काम में देखने को मिलता है कि फैमिली के एक ही खेत में लगे हुए हैं। देखने को तो लग रहा है चारों लोग कमा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली में उसमें तो दो ही लोगों की आवश्यकता थी। तो और जो बाकी बचे ना वो प्रच्छन्न बेरोजगारी के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट है, अल्प रोजगार इनमें से किससे संबंधित है। अल्प रोजगार जो है वो किस इनमें से कौन सा संबंधित है। लोग काम करते दिखते हैं लेकिन उन्हें उनकी क्षमता से कम काम करने के लिए कहा जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को बोला जाता है अल्प रोजगार। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नरेगा 2005 के अनुसार सरकार द्वारा गारंटीकृत रोजगार के दिनों की संख्या कितनी है। जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी स्कीम के अनुसार जो है लोगों को कम से कम 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है। तो 198 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्न में से किस तरीके से अधिक रोजगार सृजित किए जा सकते हैं। तो अधिक रोजगार अगर सृजित करना है तो गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बांध और नहरों का निर्माण करा सकती है, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि कराए, ठीक है। इसके अलावा अर्ध ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्र में भी उद्योग और तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए। तो ये तीनों के तीनों ही ये तीनों के तीनों जो है तरीके हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार सृजित किया जा सकता है। तो इसलिए 199 का आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, एक विकसित क्षेत्र में अर्थव्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र कौन सा होता है। अगर कोई भी एक विकसित देश है ना, आप उसको ऑब्जर्व कर लेना, तो वहाँ का जो है ना सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्या होगा, तृतीयक क्षेत्र। जैसे जैसे किसी भी देश में जो है जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान, सबसे ज़्यादा तो खैर हमारे इंडिया में दे रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा योगदान तृतीयक क्षेत्र देने लग जाए तो समझ लो कि वो देश कैसा है, विकसित है। तो इसी के साथ हमारी ये 200 क्वेश्चन की सीरीज खत्म होती है। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल पर नए जुड़े सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर देनी है ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले।